दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर की चाबी मेरे पास थी, लेकिन जब मैं घर में आई तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने अपने घर को पूरी तरह ठीक से देखा। ये चाबी किस चीज़ की थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी नज़रें एक दरवाजे पर पड़ी। जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे कदम पीछे हट गए। मेरा नाम प्रिया है। मैं अपने पूरे मोहल्ले में सबसे खूबसूरत लड़की थी। सब मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते थे। मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। मेरा रंग भी बहुत साफ था। मैं अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। कभी माँ और दीदी मुझे डांटती भी थी तो वो हमेशा मेरी साइड लेकर मुझे बचा लेते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ टाइम के बाद मेरी माँ ने मेरी बहन और भाई की शादी कर दी। हम 3 बहन भाई थे। मेरी बहन का नाम आकांक्षा था और भाई का नाम रवि था। अब घर में भाभी आ चुकी थी और दीदी अपने ससुराल चली गई थी। घर में शादी की वजह से रिश्तेदार रुके हुए थे। माँ भी उनसे बैठकर बातें कर रही थी। तभी मैं किचन से चाय बनाकर ले आई तो मैंने सुना कि माँ उनसे कह रही है कि मैं अभी अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करूंगी। अभी तो 4-5 साल के बाद ही इसकी शादी करूंगी। मेरी बड़ी बेटी की शादी हो गई है, अब घर में भी तो कोई होना चाहिए। तो दूसरी तरफ से वो बोली कि इसकी उम्र भी तो अच्छी खासी हो गई है, फिर अब क्यों इसकी शादी नहीं कराते। तब माँ बोली, बस ऐसे ही, मैं अभी इसकी शादी नहीं करूंगी। अगर ये भी चली जाएगी तो फिर काम करने में मेरी मदद कौन करेगा। दीदी 4 दिन पहले ही तो गई हैं। माँ की ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे दिल में पहली बार माँ के लिए नाराजगी आई थी। मुझे लगा था कि माँ मुझे बेटी नहीं समझती, बल्कि अपने काम के लिए घर में रोक कर रखना चाहती हैं। लेकिन मैंने उस समय तो किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगे। फिर अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे पिता का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर से आसमान ही हट गया हो। मैं कई कई रात तक रोती रहती थी। मुझे हर वक्त उनकी बातें याद आती थी। वो कैसे मेरा ख्याल रखते थे, कैसे मेरी हर छोटी बड़ी बात समझ जाते थे। अब घर में कोई ऐसा नहीं था जो मुझे समझ सके। माँ भी पहले जैसी नहीं रही थी। वो हमेशा काम और पैसों की चिंता में लगी रहती थी। भाई अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त था और भाभी भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत अकेली हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ दिनों के बाद मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। उसका नाम विजय था। वो अक्सर मुझे देखा करता था। जब मैं बाजार जाती या छत पर कपड़े सुखाने जाती तो उसकी नज़रें हमेशा मुझे ढूंढ लिया करती थी। पहले मैं उसे नज़रअंदाज करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी थी। वो बहुत ही हैंडसम था। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। एक दिन उसने अपना नंबर मेरी तरफ फेंका, लेकिन मैंने उठाया नहीं। दूसरे दिन फिर उसने ऐसा ही किया और फिर मैं भी आगे बढ़ गई। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं माना। मैं वापस गई और उसका नंबर उठा लिया। घर आकर मैंने उस कागज़ को कई बार पढ़ा। फिर बहुत देर तक सोचती रही कि मुझे उसे मैसेज करना चाहिए या नहीं। आखिरकार मैंने हिम्मत जमा की और उसे मैसेज कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसका जवाब आ गया। उसके बाद हमारी बातें शुरू हो गईं। पहले थोड़ी बहुत बात होती थी, फिर घंटों बातें होने लगी। वो मुझे इतनी प्यारी बातें कहता था कि मेरा दिल खुश हो जाता था। वो कहता था कि प्रिया, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम हंसती हो तो लगता है जैसे फूल खिल गए हों। कभी कहता कि मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। कभी कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। अब मेरा दिन उसकी गुड मॉर्निंग से शुरू होता था और उसके गुड नाइट पर ख़त्म होता था। मैं पूरे दिन उसके मैसेज का इंतज़ार करती रहती थी। जब उसका फ़ोन नहीं आता था तो मेरा मन बेचैन हो जाता था, और जब उसका मैसेज आता था तो मुझे लगता था जैसे सारी खुशियाँ वापस आ गई हों। मुझे लगने लगा था कि शायद ऊपर वाले ने मेरे पिता के जाने के बाद विजय को मेरी ज़िंदगी में भेजा है ताकि मैं फिर से मुस्कुरा सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा होता है, और मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा सच आने वाला था जो मेरी पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे, तभी वो मुझसे बोला, प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो बोला,
लेकिन प्रिया, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और वो चाहती हैं कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से हो और उन्हें बहुत ज़्यादा दहेज मिले। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा। मैंने कहा, मेरी माँ भी शायद नहीं मानेंगी, लेकिन मैं उन्हें मना लूँगी। फिर हम दोनों ने फैसला किया कि अब अपने अपने घर वालों को सब कुछ सच-सच बता देना चाहिए। उधर उसने भी अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया और इधर मैंने भी अपनी माँ के सामने साफ-साफ कह दिया कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ विजय से करूँगी, उसके अलावा किसी और से नहीं। मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, "बस यही सुनना बाकी रह गया था, तूने तो हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी।" फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। मैं रोती रही, लेकिन अपनी बात पर अड़ी रही। कई दिनों तक घर में इसी बात को लेकर झगड़ा चलता रहा। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं भी विजय के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन माँ ने दीदी और भैया से इस बारे में बात की, तो दीदी बोली, "माँ, कर दीजिए इसकी शादी, वैसे भी इसे एक दिन अपने घर जाना ही है। अब अगर इसकी पसंद से शादी हो रही है, तो होने दीजिए, कम से कम दहेज का खर्च तो नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी शादी के बाद हम इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे।" भैया ने भी यही कहा कि हाँ, शादी के बाद इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ये जहाँ जाएगी वहीं की होकर रह जाएगी। मैं उन सब की बातें सुन रही थी, उनकी बातें मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई बोझ हूँ, लेकिन उस समय मुझे इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ विजय से शादी करना चाहती थी। आखिरकार बहुत बहस और लड़ाई के बाद मेरे घर वाले मान गए। उधर विजय के घर वाले भी मान गए, क्योंकि वो अपने घर का इकलौता बेटा था। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। उसकी माँ अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए आखिरकार उन्होंने भी हामी भर दी और फिर हमारी शादी हो गई। हमारी शादी में कोई खुश नहीं था, सिर्फ हम दोनों खुश थे, लेकिन हमारे लिए वही काफ़ी था। हमें लग रहा था कि अब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। विजय हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। वो मुझसे बहुत प्यार भरी बातें करता था, मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था और घर के कामों में भी मेरी मदद कर दिया करता था। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन उसकी माँ को हमारा इस तरह खुश रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर समय हमें देखती रहती थी और उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई देती थी। धीरे धीरे उनका व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। कुछ ही महीनों बाद मेरी माँ का निधन हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। जब मैं आखिरी बार अपनी माँ को देखने अपने मायके गई, तो वहाँ भी मुझे दुख ही मिला। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मेरे भाई ने साफ साफ कह दिया कि आज तो तुम यहाँ आई हो तो आ गई हो, लेकिन अब दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब वहीं रहो जहाँ तुम्हारी शादी हुई है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत रोई, लेकिन मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं वापस अपने ससुराल लौट आई। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन मैं खुद को यही कहकर समझा लेती थी कि मेरे पास विजय है और जब तक वो मेरे साथ है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि समय धीरे धीरे बदलने वाला है। धीरे धीरे उसकी माँ का व्यवहार और ज़्यादा खराब होने लगा। वो मेरी हर बात में कमी निकालती थी। मैं चाहे कितना भी अच्छा काम कर लूँ, उन्हें कभी कुछ अच्छा नहीं लगता था। अगर मैं खाना बनाती तो उसमें कमी निकाल देती, अगर सफाई करती तो कहती ठीक से नहीं हुई, अगर कपड़े धोती तो कहती कि दोबारा धो। मैं सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उनकी शिकायतें खत्म नहीं होती थी। उधर वो विजय पर भी काम का बहुत ज्यादा बोझ डालने लगी थी। वो उससे कहती थी कि अगर काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। इस लड़की को तो ले आया है, लेकिन इसे खिलाएगा क्या। यही सब सुन सुनकर विजय पूरे दिन घर से बाहर काम करता रहता था। वो सुबह जाता और देर रात तक थका हारा घर लौटता था। पहले वो घर आते ही मेरे पास बैठता था, लेकिन अब वो बहुत चुप चुप रहने लगा था। उसकी थकान और परेशानियां बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर झगड़ा हो जाता था और जब भी हमारे बीच लड़ाई होती थी तो वो अपनी माँ के पास चला जाता था और उसकी माँ उसे चढ़ाती रहती थी। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा। हमारी शादी को पूरा 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था।
मेरी सास को तो बस मुझे ताने देने का एक नया बहाना मिल गया था। वो हर रोज मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। कभी कहती कि न जाने कैसी लड़की हमारे घर आ गई है, न दहेज लेकर आई और ना ही घर का चिराग दे पा रही है। कभी कहती कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इसका कदम इस घर में पड़ा था। उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाता था, लेकिन मैं फिर भी चुप रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वो मुझे समझेंगी और अपना लेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ उनकी नफरत और बढ़ती चली गई। विजय भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो ज्यादातर समय अपनी माँ की बातों में आ जाता था और मुझसे दूर दूर रहने लगा था। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन सुबह मेरी सास मेरे पास आई और बोली, जब बाजार से सब्जी लेकर आ। मैंने बिना कुछ कहे उनसे पैसे लिए और बाजार चली गई। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैं इस घर के लिए इतना सब कुछ करती हूँ, फिर भी कोई मुझसे खुश क्यों नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं सब्जियां लेकर वापस घर पहुंची। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो देखा, मेरी सास हॉल में टेबल के पास बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, ये कागज उठा, अपने कपड़े ले और हमारे घर से निकल जा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया है। मैंने डरते हुए पूछा, माँ जी, क्या हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उन्होंने गुस्से से कहा कि ज्यादा सवाल मत कर, बस ये कागज उठा और इन पर साइन कर दे, फिर यहाँ से चली जा। मैंने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और पढ़ने लगी। जैसे ही मेरी नज़र उन कागजों पर गई, मेरे होश उड़ गए। वो तलाक के कागज थे। मैंने एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लिखा है वो सच है। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया एक पल में ही उजाड़ दी हो। उन कागजों पर विजय की भी साइन थे। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन विजय वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बार बार इधर उधर देखने लगी, शायद वो कहीं से आ जाए और कह दे कि ये सब झूठ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और विजय को कॉल की। फ़ोन बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। मैंने फिर कॉल की, फिर लगातार कई बार कॉल करती रही, लेकिन हर बार या तो घंटी बजती रही या फिर फ़ोन बंद आने लगा। अब मुझे समझ आने लगा था कि शायद ये सब पहले से तय था और मुझे जानबूझकर कुछ नहीं बताया गया था। ये सोचते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास मुझे रोता हुआ देखकर भी बिल्कुल नहीं पिघली, बल्कि बोली कि जितना रोना है रो ले, लेकिन अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। विजय ने खुद तुझे छोड़ने का फैसला किया है। ये सुनकर मुझे और भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस इंसान के लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया था, जिस इंसान को मैंने अपनी पूरी दुनिया माना था, वही आज मुझे बिना कुछ बताए छोड़कर चला गया था। मैं बार बार सोच रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या थी। क्या मैंने उससे प्यार करके गलती की थी? क्या उसके लिए अपना परिवार छोड़ना मेरी गलती थी, या फिर इस घर को अपना घर समझना मेरी सबसे बड़ी भूल थी? मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का सब कुछ उसी पल खत्म हो गया। फिर मेरी सास मुझसे बोली, अब ये झूठे आंसुओं का नाटक यहाँ मत कर, जल्दी से अपने कपड़े उठा और हमारे घर से निकल जा। उनकी आवाज में जरा भी दया नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। मैं कांपते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मेरे लिए उस कमरे तक जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस कमरे से मेरी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई, मेरी नज़र हर उस चीज़ पर पड़ने लगी जो मुझे विजय की याद दिला रही थी। कमरे की दीवार पर हमारी शादी की तस्वीर लगी हुई थी। अलमारी के ऊपर हमारी एक मुस्कुराती हुई फोटो रखी थी। बिस्तर पर बैठते ही मुझे वो सारे दिन याद आने लगे जब विजय मेरे साथ घंटों बैठकर बातें किया करता था, जब वो मुझे देखकर मुस्कुराया करता था, जब उसने मुझसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरा साथ देगा। उन सब बातों को याद करके मेरा दिल और भी ज्यादा टूट गया। मैं तस्वीर को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वही इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। कम से कम वो एक बार मुझसे बात तो कर सकता था, मुझे बता तो सकता था कि आखिर मेरी गलती क्या थी। लेकिन उसने तो मुझे इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार सामने आकर खुद कुछ कह दे।
मैं काफ़ी देर तक रोती रही, फिर किसी तरह खुद को संभाला और अलमारी खोलकर अपने कुछ कपड़े निकालने लगी। मेरे पास वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने अपने कुछ सूट और ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में रखा और धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही मैं हॉल में पहुंची, मेरी सास ने झटके से मेरे हाथ से बैग छीन लिया और उसे खोलकर देखने लगी। उन्होंने एक एक कपड़ा बाहर निकाला, एक एक चीज़ को उलट पलट कर देखा। फिर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर का कोई सामान चुरा कर ले जा रही हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए, क्योंकि जिस घर को मैंने अपना घर समझा था, आज उसी घर में मुझ पर चोरी का शक किया जा रहा था। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे अंदर अब लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। उन्होंने पूरा बैग देख लिया, लेकिन उन्हें उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैंने अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रखा था। आखिर में उन्होंने बैग मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने चुपचाप बैग उठाया और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही मेरी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब मैं दुल्हन बनकर पहली बार इसी घर में आई थी। तब मैंने सोचा था कि अब यही मेरा घर है, अब यही मेरी पूरी दुनिया है और मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताऊंगी। लेकिन आज उसी घर से मुझे इस तरह निकाला जा रहा था जैसे मैं कभी इस घर का हिस्सा थी ही नहीं। मैं धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊं। मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। तभी मुझे अपने भाई का ख्याल आया। मैंने सोचा चाहे वो मुझसे नाराज हो, लेकिन आखिरकार वो मेरा सगा भाई है। खून का रिश्ता इतनी आसानी से थोड़ी खत्म हो सकता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं किस हालत में हूँ। अगर उसे पता चलेगा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो वो ज़रूर मेरा साथ देगा। आखिर मैं उसकी छोटी बहन हूँ। बचपन में वो मुझसे कितना प्यार करता था, मेरे लिए लड़ जाता था। मुझे ज़रा सी चोट लगती थी तो सबसे पहले वही परेशान हो जाता था। यही सब सोचकर मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने भाई के घर जाऊंगी। शायद दुनिया में अगर कोई मेरा अपना बचा है तो वो मेरा सगा भाई ही है। ये सोचकर मैंने अपने आंसू पोंछे बैग उठाया और भारी मन के साथ अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ मेरे लिए क्या इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। रोते रोते मैं अपने भाई के घर पहुंची। मेरा पूरा शरीर थक चुका था, आंखें लगातार रोने की वजह से सूज गई थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। मुझे लग रहा था कि चाहे दुनिया में कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मेरा भाई मुझे कभी अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आखिर वो मेरा सगा भाई था। बचपन से लेकर आज तक हमने साथ में कितना समय बिताया था। मैं उसके घर के बाहर पहुंची तो मैंने देखा उसकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी। उसे देखकर मेरे दिल में थोड़ी उम्मीद जाग गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अच्छा हुआ भाई घर पर ही है। अब शायद मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शायद वो मेरी बात सुनेगा, मुझे सहारा देगा और कहेगा कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आखिरी उम्मीद भी टूटने वाली है। मैं धीरे से दरवाजे के पास गई और बैल बजाई। कुछ देर तक इंतजार करती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने फिर से बैल बजाई, फिर भी कोई बाहर नहीं आया। मैं वहीं खड़ी रही और बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगी। शायद किसी ने घंटी नहीं सुनी होगी। ये सोचकर मैंने तीसरी बार भी बैल बजाई, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। अब मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। तभी थोड़ी देर के बाद ऊपर खिड़की खुली और मेरा भतीजा वहां दिखाई दिया। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे ये तो बुआ है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे लगा अब दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना, वो यहाँ से खुद ही चली जाएगी। ये आवाज़ मेरी भाभी की नहीं थी, बल्कि मेरे अपने भाई की थी। अपने ही भाई की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। शायद मुझे लगा कि मैंने गलत सुना होगा, लेकिन फिर अंदर से कोई नहीं आया और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। तब मुझे समझ आ गया कि मेरा भाई सचमुच मुझे अपने ही घर में आने नहीं देना चाहता। मैं भारी कदमों से वहां से वापस मुड़ गई। मेरे दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। चलते चलते मैं यही सोच रही थी कि क्या रिश्ते सच में इतने कमज़ोर होते हैं कि एक बहन की इतनी भी कीमत नहीं होती कि मुसीबत के समय उसे 2 पल का सहारा मिल सके। लेकिन अब मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं सड़क पर धीरे धीरे चलती रही। तभी मुझे अपनी दीदी का ख्याल आया। मैंने सोचा भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला तो क्या हुआ, दीदी तो मुझे ज़रूर समझेंगी। आखिर एक बहन दूसरी बहन का दर्द सबसे अच्छी तरह समझ सकती है। यही सोचकर मैं उनकी तरफ चल पड़ी। जब मैं उनके घर पहुंची तो कांपते हाथों से बैल बजाई।
कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खुला, सामने मेरी दीदी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाई और फूट-फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे सँभाला और पूछा क्या हुआ? तब मैंने रोते-रोते उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे मुझे घर से निकाल दिया गया, कैसे तलाक के कागज़ मेरे सामने रख दिए गए और किस तरह विजय बिना कुछ बताए मुझे छोड़ गया। मेरी बात सुनकर दीदी भी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बिना वजह किसी को तलाक नहीं देता। सच-सच बता, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा नहीं दीदी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं सच कह रही हूँ। तब उन्होंने कहा कि चल ठीक है, पहले अंदर आ जा फिर आराम से बात करेंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं उनके साथ घर के अंदर चली गई, लेकिन मेरी ये राहत भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि तभी पीछे से उनके पति वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे देखा, फिर गुस्से में बोले कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस औरत को अपने घर में नहीं रखूंगा। इसके पति ने इसे तलाक दिया है और इसने अपनी पसंद से शादी की थी। ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, तभी तो इसे घर से निकाला गया है। मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता और ना ही इसे अपने घर में रख सकता हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं पत्थर की तरह खड़ी रह गई। दीदी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और बोली कि ये मेरी बहन है, मुसीबत में है, कुछ दिन रुक जाएगी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पर बोझ बन गई हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दीदी के घर में झगड़ा हो, इसलिए मैंने दीदी का हाथ पकड़कर कहा कि नहीं दीदी रहने दो, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुकी। मैं धीरे से वहाँ से निकल गई और फिर बिना किसी मंजिल के सड़क पर चलने लगी। कुछ देर के बाद मैं सड़क किनारे जाकर बैठ गई। अब मेरे अंदर चलने की भी ताकत नहीं बची थी। मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ और किससे मदद मांगूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मुझे बार बार अपने पिता की याद आ रही थी। मैं आसमान की तरफ देखकर सोच रही थी कि काश आज पापा जिंदा होते। अगर वो होते तो कभी मुझे इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, कभी मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ते। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मेरे पापा आज मेरे साथ होते तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाती, लेकिन वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ते। और यही सोचते सोचते मैं सड़क किनारे बैठी रोती रही, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई भी नहीं बचा था। मैं वहीं सड़क के किनारे बैठकर रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। तभी वहां से एक बुजुर्ग औरत गुजर रही थी। उनके बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने मुझे सड़क किनारे अकेले बैठे देखा तो रुक गईं। फिर धीरे धीरे मेरे पास आईं और बोली, बेटी तुम यहाँ इस वक्त अकेली क्यों बैठी हो और इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उनकी आवाज़ में अपनापन था, लेकिन इतने धोखे खाने के बाद मुझे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गई और चुपचाप नीचे देखने लगी। मेरी हालत देखकर वो फिर बोली, घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बताओ क्या बात है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उनकी बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरे दिल को थोड़ा सहारा मिला और फिर मैं रोते रोते उन्हें अपनी पूरी कहानी बताने लगी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और कैसे मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे सगे भाई ने भी दरवाज़ा तक नहीं खोला और कैसे मेरी दीदी भी चाहकर मेरा साथ नहीं दे पाई। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, आज से तुम अकेली नहीं हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक विधवा आश्रम चलाती हूँ। वहाँ बहुत सी ऐसी औरतें रहती हैं जिनकी ज़िंदगी में भी बहुत दुख आए हैं। कुछ को उनके अपने छोड़ गए और कुछ ने अपने अपनों को खो दिया, लेकिन अब हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे, क्योंकि इतने दिनों के बाद किसी ने मुझे अपनापन दिया था। मैंने धीरे से हाँ में सर हिलाया तो उन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ ले गईं। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और हम वहां से निकल गए। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखती रही और सोचती रही कि शायद ऊपर वाले ने मेरी मदद के लिए ही इन्हें भेजा है। कुछ देर बाद हम एक बड़े से आश्रम के सामने पहुंचे। वहां का माहौल बहुत शांत था। जैसे ही मैं अंदर गई मैंने देखा वहां बहुत सारी औरतें थीं। कोई बूढ़ी थी, कोई मेरी उम्र की थी, तो कोई मुझसे भी छोटी थी, लेकिन उन सब की आंखों में एक दर्द छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी के पास अपनी एक दुख भरी कहानी है।
कुछ औरतें खाना बना रही थी, कुछ सिलाई कर रही थी, कुछ सफाई कर रही थी और कुछ एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उस बुजुर्ग औरत ने सबको मेरे बारे में बताया और फिर एक एक करके मुझे सबसे मिलवाया। वहां मौजूद औरतों ने मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया। उनमें से किसी ने भी मुझे पराया महसूस नहीं होने दिया। फिर वो मुझे एक कमरे में ले गई और बोली, पहले जाकर मुंह हाथ धो लो और थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। फिर उन्होंने मुझे पहनने के लिए साफ कपड़े दिए और कहा कि बेटा, अब यहाँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कपड़े लेकर कमरे में गई और जैसे ही आईने में खुद को देखा तो मैं खुद ही डर गई। मेरा चेहरा रो रो कर सूज चुका था, आंखें लाल हो गई थी और मैं बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और बाहर आ गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे खाना दिया। मैंने कई दिनों के बाद चैन से खाना खाया, क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरे गले से ठीक से निवाला भी नहीं उतर रहा था। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे आश्रम की बाकी औरतों से मिलवाया और कहा, अब से तुम भी यहीं रहोगी और हम सब तुम्हारा परिवार हैं। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि इतने दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूँ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मैं वहाँ के माहौल में ढलने लगी। आश्रम की सभी औरतें बहुत अच्छी थी। हर किसी ने जिंदगी में बहुत दुख देखे थे, इसलिए वो दूसरों का दर्द अच्छी तरह समझती थी। कोई मुझे सिलाई सिखाता तो कोई मेरे साथ बैठकर बातें करता, कोई मुझे हंसाने की कोशिश करता तो कोई मुझे हिम्मत देता कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे मैं भी उनके साथ घुलने मिलने लगी। अब मैं पूरे दिन अकेले बैठकर रोती नहीं थी, बल्कि उनके साथ काम में हाथ बटाती थी। कभी रसोई में मदद करती, कभी सफाई करती और कभी ज़रूरतमंद औरतों की देखभाल करती। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ दुख का नाम नहीं है। अगर इंसान हिम्मत रखे तो टूटने के बाद भी दोबारा खड़ा हो सकता है। कुछ ही दिनों में वो आश्रम मुझे अपने घर जैसा लगने लगा था और वहाँ रहने वाली औरतें मेरे परिवार जैसी लगने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर था कि इतने लंबे समय के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ कोई मुझे बोझ नहीं समझता था और जहाँ मुझे पहली बार बिना किसी शर्त के अपनाया गया था। कुछ दिनों के बाद उसी विधवा आश्रम में एक और बुजुर्ग औरत रहने के लिए आई। उन्हें पहली बार देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़े दुख से गुजरकर यहाँ पहुंची हैं। उनका चेहरा हमेशा उदास रहता था और उनकी आंखों में हर समय एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती थी। वो आश्रम की किसी भी औरत से ज्यादा बात नहीं करती थी। ज्यादातर समय अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी या फिर खिड़की से बाहर देखते हुए कहीं खो जाती थी। आश्रम की बाकी औरतें कई बार उनसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बस दो चार शब्द बोलकर फिर चुप हो जाती थी। उन्हें देखकर मुझे न जाने क्यों बहुत दया आती थी, क्योंकि मैं खुद भी दर्द और अकेलेपन का मतलब समझ चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनका थोड़ा ख्याल रखूं, शायद उन्हें अच्छा लगे और उनका मन भी हल्का हो जाए। फिर धीरे धीरे मैंने उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी। मैं रोज उनके कमरे में जाती, उन्हें समय पर खाना देती, उनके पास बैठकर बातें करने की कोशिश करती थी। कभी उनके बाल संवार देती तो कभी उनके पैरों में तेल लगाकर मालिश कर देती थी। शुरुआत में वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू कर दी थी। अब आश्रम में अगर वो किसी से बात करती थी तो सिर्फ मुझसे करती थी, बाकी सबसे वो दूरी बनाकर रखती थी। उनका ये व्यवहार देखकर आश्रम की बाकी औरतों को बहुत अजीब लगता था। कई बार तो वो मुझसे पूछती भी थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो सिर्फ तुमसे ही करती हैं, लेकिन मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता था। मुझे बस इतना लगता था कि शायद उन्हें मुझ में अपनी कोई अपनी सी झलक दिखाई देती होगी। समय बीतता गया और हमारी बातचीत बढ़ती गई। अब वो मेरे आने का इंतजार करने लगी थी। अगर किसी दिन मैं किसी काम में व्यस्त हो जाती और उनके पास देर से पहुंचती तो वो बेचैन हो जाती थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी, जिसे देखकर मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। पहले तो उन्हें हल्की कमजोरी रहती थी, लेकिन फिर उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। अब वो पहले की तरह चल भी नहीं पाती थी। कई बार तो उन्हें बिस्तर से उठने में भी बहुत परेशानी होती थी। आश्रम की मालिक और बाकी औरतें भी उनका ध्यान रखती थी, लेकिन ज्यादातर समय मैं ही उनके पास रहती थी। मैं उन्हें दवा देती, खाना खिलाती और रात को भी कई बार उठकर उनका हाल देखने चली जाती थी। मुझे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उनके लिए मेरे दिल में बहुत अपनापन था। कभी कभी मुझे लगता था जैसे मेरा उनसे कोई पुराना रिश्ता हो। वो कई बार मुझे बहुत देर तक देखती रहती, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर चुपचाप चुप हो जाती थी। कई बार उनके होठ हिलते थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकलते थे।
मैं उनसे पूछती भी थी कि क्या बात है, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं क्या? लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देती थी। उनकी आंखों में जैसे कोई राज छिपा हुआ था, जिसे वो बताना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से बता नहीं पा रही थी। ये बात मुझे भी परेशान करने लगी थी, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि वो अपने दिल में बहुत बड़ा बोझ लेकर जी रही हैं और उसे मुझसे साझा करना चाहती हैं। दिन गुजरते गए और उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। अब वो ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहती थी। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था और आवाज़ भी पहले से काफ़ी धीमी हो गई थी। एक दिन सुबह जब मैं उनके कमरे में गई तो उनकी हालत देखकर घबरा गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें भी बहुत तेज़ चल रही थी। मैं तुरंत उनके पास जाकर बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत परेशान है। वो बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द साफ नहीं निकल रहे थे। मैं उनके और करीब चली गई और बोली, माँ जी, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए। मैं यहीं हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर कुछ बड़बड़ाने लगी। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं ठीक से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन इतना साफ था कि वो मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती थी। शायद कोई ऐसा सच जो उन्होंने सालों से अपने दिल में छिपा कर रखा था। शायद कोई ऐसा राज जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा था, या फिर मेरी ज़िंदगी से उनका कोई ऐसा संबंध था जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। उस दिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और मुझे लगा जैसे वो मुझसे बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हैं। मैं उनके पास बैठी हुई थी और उनकी हालत देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। उन्होंने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कोई बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हों, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। वो बार-बार एक ही पते का नाम दोहरा रही थी। मैं ध्यान से उनकी बात सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ वही पता बार-बार बोल रही थी। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने काँपते हुए हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी-सी चाबी निकालकर मेरे हाथ में रख दी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और दोबारा उसी पते का नाम लेने लगीं। अब मेरी चिंता और बढ़ गई थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, आखिर क्या बात है? क्या उस पते पर आपका कोई अपना रहता है? अगर कोई है तो आप बताइए, मैं अभी जाकर उसे बुला लाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। लेकिन वो कुछ कहना चाहकर भी कह नहीं पा रही थी। उनके होंठ काँप रहे थे और आँखों से आँसू लगातार बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल में कोई बहुत बड़ा राज दफन है, जिसे वो मरने से पहले मुझे बताना चाहती हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा कि आखिर वो मुझे क्या समझाना चाहती हैं, लेकिन वो सिर्फ वही पता दोहराती रहीं। फिर अचानक उनकी सांसें और तेज चलने लगीं। मैं घबरा गई और जोर से आवाज लगाकर आश्रम की बाकी औरतों और मालिक को बुलाने लगी। कुछ ही पलों में सब लोग वहां आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बुजुर्ग औरत हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था। कुछ औरतें रोने लगी थी और कुछ चुपचाप खड़ी थी। मैं उनकी तरफ देख रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपना कोई बहुत अपना खो दिया हो, जबकि मैं उन्हें ज्यादा समय से जानती भी नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्यों उनसे एक गहरा लगाव हो गया था। शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी दिनों में मुझ पर भरोसा किया था, और शायद इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अपनेपन से देखा था। उनके जाने के बाद पूरे आश्रम में दुख का माहौल छा गया। सब लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग गए। अगले दिन उनके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। तब पता चला कि उनका कोई वारिस नहीं था। उनका कोई बेटा या बेटी या भाई या बहन, कोई रिश्तेदार नहीं था जो उनका अंतिम संस्कार कर सके। ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई। अगर उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, तो फिर वो आखिरी समय में बार बार उस पते का नाम क्यों ले रही थी, और वो चाबी मुझे क्यों देकर गई थी? आखिर उस चाबी का क्या मतलब था, और उस घर में ऐसा क्या था जिसे वो मुझे बताना चाहती थी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे, लेकिन किसी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद जब मैं अपने कमरे में वापस आई, तो मैंने अपने पर्स से वो चाबी निकाली और देर तक उसे देखती रही। वो कोई साधारण चाबी नहीं लग रही थी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने उसे संभाल कर रखा था और मरने से पहले मुझे सौंपी थी, उससे साफ पता चलता था कि उसका कोई बहुत बड़ा महत्व था। मैंने चाबी को अपनी हथेली में लेकर बहुत देर तक सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मैंने उसे वापस अपने पर्स में रख लिया, लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं पूरी रात बिस्तर पर लेटी छत को देखती रही और बार बार वही बातें सोचती रही।
वो पता, वो चाबी और उनके चेहरे की वो बेचैनी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि इस सबके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और शायद वो चाहती थी कि मैं उसे जानूं। रात भर करवटें बदलने के बाद सुबह होते होते मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मैं उस पते पर जरूर जाऊंगी, चाहे वहां जो भी हो, मुझे सच जानना ही होगा। आखिर वो बार बार उसी जगह का नाम क्यों ले रही थी और मरने से पहले वो चाबी मुझे ही क्यों देकर गई थी। ये सब जाने बिना अब मुझे चैन नहीं मिलने वाला था और उसी पल मैंने तय कर लिया कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस घर तक ज़रूर जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो एक मरती हुई औरत अपने आखिरी समय तक भूल नहीं पाई। सुबह होते ही मैंने अपना फैसला पक्का कर लिया। पूरी रात मैं उस चाबी और उस पते के बारे में सोचती रही थी, इसलिए अब मेरे लिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने चुपचाप वो चाबी अपने बैग में रखी और आश्रम से ये कहकर निकल गई कि मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। फिर मैं बस में बैठकर उस पते की तरफ चल पड़ी। पूरे रास्ते मेरे मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। आखिर वो बुजुर्ग औरत मुझे क्या बताना चाहती थी और उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में वो चाबी मुझे ही क्यों दी थी। कुछ घंटों बाद मैं उस पते पर पहुंच गई। जैसे ही मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा और शानदार घर बना हुआ था। बाहर से देखने पर ही पता चल रहा था कि ये किसी बहुत अमीर इंसान का घर रहा होगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घर का मुख्य दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, हर जगह सामान बिखरा हुआ था। अलमारियां खुली हुई थी, दराजें बाहर निकली हुई थी, कागज पूरे फर्श पर फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत जल्दी में पूरे घर की तलाशी ली हो और हर चीज उलट पुलट कर दी हो। घर का फर्नीचर बहुत महंगा और नया दिखाई दे रहा था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई थी, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत डरावना और सुनसान लग रहा था। मैं धीरे धीरे एक एक कमरे में जाने लगी। मैंने नीचे का पूरा हिस्सा देखा, फिर ऊपर गई और वहाँ भी हर कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे समझ आता कि वो बुजुर्ग औरत मुझे यहाँ क्यों भेजना चाहती थी। मैं जितना ज्यादा देखती जा रही थी उतना ही ज्यादा उलझती जा रही थी, क्योंकि अगर घर का दरवाजा पहले से खुला था तो फिर उनके पास जो चाबी थी वो आखिर किस चीज की थी। काफी देर तक पूरा घर देखने के बाद भी जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं थककर हॉल में रखे एक सोफे पर बैठ गई। मैंने अपने बैग से वो चाबी निकाली और उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि ये चाबी थोड़ी अलग तरह की थी। ये किसी साधारण ताले की चाबी जैसी नहीं लग रही थी। मैं काफी देर तक सोचती रही, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि अब वापस आश्रम लौट जाना चाहिए। शायद मैं बेकार में यहाँ तक चली आई थी। मैं उठी और बाहर जाने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी जो घर के कोने में था। वो दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों से अलग लग रहा था, शायद इसलिए पहले मेरा ध्यान उस पर नहीं गया था। मैं कुछ पल उसे देखती रही, फिर मन में आया कि जब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो एक बार इसे भी खोलकर देख लेती हूँ, उसके बाद वापस चली जाऊंगी। मैं उस दरवाजे के पास गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ी और मुझे समझ आ गया कि शायद ये चाबी इसी दरवाजे की है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगाई और धीरे से घुमाई। कुछ ही सेकंड बाद ताला खुल गया। अब मेरी घबराहट और बढ़ गई थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र कमरे के अंदर गई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं कुछ पल के लिए वहीं जमकर खड़ी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कमरे के अंदर चारों तरफ बड़े बड़े बक्से और लोहे की अलमारियां रखी हुई थी। कुछ बक्से खुले हुए थे और उनमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। कई जगह सोने के बिस्किट रखे हुए थे। कुछ अलमारियों में सोने के गहने और कीमती सामान भरा हुआ था। वहां इतनी दौलत थी जितनी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मैं बार बार अपनी आंखें मलकर देख रही थी, लेकिन जो कुछ मेरे सामने था वो सच था। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे लगा जैसे बाहर निकल आएगा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि एक अकेली बुजुर्ग औरत के पास इतना पैसा और इतना सोना कहाँ से आया। और सबसे बड़ी बात ये थी, फिर मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर आई और सबसे पहले जाकर घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर किसी ने अंदर झांक लिया या किसी को इस कमरे के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसके बाद मैं वापस उस कमरे में गई और वहां रखे पैसे और सोने के बिस्किट्स को घर के अलग अलग हिस्सों में छिपा दिया। मैंने उन्हें ऐसी जगह पर रखा जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब करने के बाद मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिली।
फिर मैं घर के बाहर निकली और सामने सड़क से दूसरी तरफ एक चौकीदार बैठा हुआ दिखाई दिया। मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि इस घर में कौन रहता था। मेरी बात सुनकर वो बोला, बेटी, यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना कोई बच्चा, ना कोई रिश्तेदार। उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और काफ़ी अमीर आदमी था, लेकिन कुछ साल पहले उसका निधन हो गया था। उसके बाद से वो औरत अकेली रहने लगी थी। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी थी। रात को कई बार उसके चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती थी, इसलिए मोहल्ले वाले भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। फिर एक दिन वो घर छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद से ये घर खाली पड़ा है। अब तो लोग यही सोच रहे हैं कि इस घर पर आखिर कब्जा किसका होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि वो उसी बुजुर्ग महिला के बारे में बात कर रहा था जो आश्रम में मेरे साथ रहती थी। मैंने तुरंत कहा कि मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ और अब मैं ही यहाँ रहने आई हूँ। ये सुनकर चौकीदार ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और मैं वापस घर के अंदर आ गई। लेकिन अब मेरे मन में एक डर भी था। अगर किसी को उस कमरे और उसमें रखी दौलत के बारे में पता चल गया तो लोग कुछ भी कर सकते थे। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया। अगले कुछ दिनों में मैंने धीरे धीरे करके वो पैसा अपने बैंक खाते में जमा करवा दिया और बाकी ज़रूरी काम भी पूरे कर लिए। उसके बाद मैंने उस पुराने घर की मरम्मत करवाई, दीवारों पर नया पेंट करवाया, टूटी हुई चीज़ें ठीक करवाईं और जब घर पूरी तरह नया जैसा हो गया तो मैंने उसे बहुत अच्छे दाम में बेच दिया। फिर मैंने शहर से काफ़ी दूर एक शांत इलाके में नया घर खरीदा। वहाँ कोई मुझे नहीं जानता था और ना ही मेरे अतीत के बारे में किसी को कुछ पता था। मैंने उस घर को अपने मन के हिसाब से सजाया, सुंदर पर्दे लगवाए, नया फर्नीचर खरीदा, दीवारों पर रंग करवाया और उसे एक खूबसूरत घर बना दिया। फिर मैंने सोचा कि जिंदगी भर सिर्फ पैसों के सहारे नहीं जीना चाहिए, इसलिए मैंने अपना एक छोटा सा बेकरी का काम शुरू कर दिया। शुरू में मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मैंने पहले कभी कोई कारोबार नहीं किया था, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे लोगों को मेरे बनाए हुए केक और बिस्किट पसंद आने लगे और मेरा काम चल निकला। कुछ ही समय में मेरी बेकरी इलाके में मशहूर हो गई। अब मेरे पास अपना घर था, अपना काम था और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं किसी पर निर्भर नहीं थी। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी थी और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही थी। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि अब कोई मुझे घर से निकाल नहीं सकता था, क्योंकि ये घर मेरा अपना था। मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे, लेकिन मैं अब मजबूत बन चुकी थी और अकेले जीना सीख चुकी थी। समय गुजरता गया और मेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर होती चली गई। एक दिन मैं शॉपिंग मॉल से खरीदारी करके बाहर निकल रही थी। मेरे हाथों में कई सारे बैग्स थे और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी और अचानक मैं वहीं रुक गई। सामने मेरा भाई खड़ा था। उसने भी मुझे देख लिया था। कुछ पल के लिए वो मुझे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि अब मैं पहले वाली टूटी हुई और रोती हुई प्रिया नहीं थी। मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दूसरी तरफ मेरा भाई मुझे देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसे शायद आज तक यही लगता था कि मैं कहीं सड़कों पर भटक रही होंगी और दुखों में जिंदगी काट रही होंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मैं मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि जब दुनिया के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे, तब उसी ने मेरे लिए नए रास्ते खोल दिए। उसने मुझे सर छुपाने के लिए अपना घर दिया, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी और सबसे बड़ी बात, मुझे फिर से जीना सिखाया। आज मेरे पास अपना घर था, अपना काम था, अपनी पहचान थी और सबसे बड़ी बात, मेरे दिल में अब किसी के लिए शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो एक दिन उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदलती है। और आज सच में मैं बहुत खुश थी।